नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ एक कहानी संग्रह जिसका नाम है परछाइयों के पार। ये दोस्तों आप देख सकते हैं और इसकी रचयिता हैं उमंग जॉली सरीन जी। तो ये पुस्तक है। आज इस पुस्तक के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, चर्चा करूंगी कि क्या है इस पुस्तक में। यह श्वेतांशु प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। पेपरबैक में 2023 में प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 260 रुपये, पृष्ठ 112। परिचय देना चाहूंगी उमंग जी के बारे में। दिल्ली निवासी हैं, बीएससी बीएड के। इनकी 4 पुस्तकें आ चुकी हैं, 2 काव्य, 1 गीत संग्रह, 1 कहानी संग्रह, और इन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हैं। अब इस पुस्तक की भूमिका लिखी है, उपन्यासकार हैं श्री भूपेंद्र सिंह रैना, जम्मू निवासी। इन्होंने कहा है कि संवेदनशील ये कहानियां हैं, इस कहानी संग्रह को सुशोभित करती हैं, जो समाज की विभिन्न समस्याओं को उजागर करती है। यह कहानियां उमंग जॉली सरीन के उपजाऊ मन मस्तिष्क से उपजती हैं और उगती हैं। कागज की सफेद धरती पर कुछ प्रेम की, कुछ प्यार की, कुछ वात्सल्य की, कुछ ममता की और कुछ आक्रोश के रंग लिए। उनकी रचना धर्मिता बहुआयामी है। सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है लेखिका ने, जिससे कहानियां और भी जीवंत होकर मन को छू जाती हैं। आत्मकथा में उमंग जी कहती हैं कि अभी तक तो मैंने कविताएं लिखी, गीत लिखे, लोकगीत लिखे, लेकिन कहानियों की दुनिया में यह पहला कदम रखा है। बहुत रौनक दिखती है कहानियों की दुनिया में। यह किरदार हैं जो मेरे जैसे हैं, आपके जैसे हैं। उनकी खुशी है, पीड़ा है, आंसू हैं, मुस्काने भी हैं, उनके मुस्कुराते भी हैं। वे उन्हीं सब भावनाओं से सजाकर कुछ कहानियां मैंने लिखी हैं, ऐसा कहना है उमंग जी का। और अब मैं बात करूंगी इन कहानियों के बारे में, इसकी समीक्षा। कुल 29 छोटी कहानियां हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों की भिन्न स्थितियों को दर्शाती हैं, भावनाओं से सजी पगी हैं। इनमें इस युग में जो संबंध हैं, उनकी क्या दिशा दशा है, उस पर प्रकाश डालती हैं। हाशिए पर पड़े पात्रों की व्यथा दर्शाती हैं, कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, कैसे फायदा उठाते हैं, कैसे क्षति पहुंचाते हैं। ये सभी परिस्थितियां कलम की नोक पर इन्होंने, उमंग जी ने उठाई हैं। बुजुर्गों का अकेलापन है इनमें, घरेलू सहायकों के जीवन की व्यथा है, किन्नर की कहानी है, स्त्री जीवन के दुख दर्द हैं, प्रेम कथाएं हैं। विविध रंग बिखरे हैं इनमें, रोचक हैं, शिक्षा भी प्रदान करती हैं और मुसीबत से आगाह भी करती हैं। कुल मिलाकर पठनीय संग्रह है ये। कुछ शब्द अशुद्ध लिखे हैं, मैं बाद में बताऊंगी। अब बात करते हैं कहानियों की। किसका मोती किसकी झोली। ये कहानी कामवाली की बेटी मीत का विवाह उसका पिता दुहाजू से कर देता है, और जब वह उसकी माँ से इस बारे में पूछती है तो बता देती है माँ कि दरअसल ये बेटी हमारी नहीं है, इसके पापा इसको सड़क से उठाकर लाए थे। एक दिन यह रो रही थी। अगर इसके पापा की यानी उसके पति की अपनी बेटी होती तो वो इस तरह सौदा नहीं करता। और दूसरी कहानी दिलचित्ता, ये किन्नर की कहानी है। कैसे एक माँ जो उसकी मुंह बोली माँ है, उसकी यानी उसकी जो सखी है, उसका बेटा होता है, वो किन्नर उसको ले जाते हैं, लेकिन वह वापस लेकर आती है कि मैं पालूंगी और अपनी सखी को जो मैंने वचन दिया था उसको निभाऊंगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि जो किन्नर हैं या जिस तरह की समस्या है, तो ये माँ बाप को स्वयं अपने बच्चों को पालना चाहिए, देना नहीं चाहिए किसी को। और अब बात करते हैं अगली कहानी की, बेल्ट और हेलमेट। ये बड़ी विचारणीय कहानी है। बिल्डिंग बनाने वाला ठेकेदार मिस्त्री को सेफ्टी बेल्ट नहीं देते, हेलमेट नहीं देते, और नतीजा मिस्त्री गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और बाद में वह 1500 रुपये ठेकेदार भिजवा देता है, जबकि वह चाहता ठेकेदार तो 1500 रुपये की बेल्ट और हेलमेट उसको दे सकता था। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये अमानवीय कृत्य हैं और हम लोग आसपास रोज देखते हैं कि चंद पैसों को बचाने की खातिर ठेकेदार कैसे मजदूरों की जान को खतरे में डालते हैं। और एक कहानी है सांझे सपने। इसमें बताया कि पत्नी नौकरी करे तो पति को भी तो घरेलू कामों में हाथ बटाना चाहिए, लेकिन पति की माँ को ये अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि पत्नी ही यानी एक स्त्री ही दोनों काम करे, उनका बेटा क्यों काम करे, ये गलत है। और एक कहानी है बाबूजी नहीं रोते। बड़ी भावुक कहानी है, नन्ही कहानी है। छोटा बच्चा है, उसके पिता चाहते हैं खूब पढ़े, और बच्चे का मन थोड़ा सा होशियार है बच्चा, लेकिन
क्योंकि खेल में लगा है। बाबूजी उसे बुलाते हैं, ज़बरदस्ती लिखवाते हैं तो खूब गलतियां करता है और बाबूजी एक चांटा लगाते हैं। पर बाद में परीक्षा में वह बहुत अच्छे नंबर लाता है तो बाबूजी को पश्चाताप होता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि जब बच्चे का खेलने का मन हो तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग सकता, तो उसे खेलने दें। कमाऊ बचपन में भी बताया कि एक छोटा बच्चा है, भीख मांगता सड़क पर और झूठ बोलता है कि चलो पैसे नहीं देते तो मुझे खिलौने दिलवा दो। जो इसमें पात्र है, महिला पात्र, वह खिलौने दिलवा देती है और आसपास जो भीख मांग रहे बच्चे होते हैं उनको पता चलता है, वो भी उसको चिपक जाते हैं। लेकिन बाद में पीछा करने पर मुख्य पात्र देखती है कि वह जो बच्चा है जिससे खिलौने लिए उसी को बेच देता है और बदले में पैसे लेता है। तो वह उसको पूछती है तो वो सच बता देता है। कहता है कि मेरी माँ बीमार है, मुझे घर पालना है और बाल श्रम पुलिस करने नहीं देती, मैं क्या करूं। और सबसे अच्छी बात इस कहानी की है कि जो मुख्य पात्र है वह उसे एनजीओ के पास ले जाती है। एनजीओ उनको पढ़ाई भी कराते हैं और उनको काम सिखाते हैं और वह बच्चा बाद में लिफाफे बनाने का काम सीखता है और भीख नहीं मांगता। ये एक बड़ा सकारात्मक कदम इन्होंने उठाया और एक दिशा दिखाई है उमंग जी ने। ऐसे ही एक कहानी है पराया धन। इसमें कामवाली की बेटी को शाम को कंप्यूटर चलाने का काम देती है मुख्य पात्र। इससे क्या होता है कि ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। यह भी बड़ा अच्छा कदम लगा मुझे। और जीने का मकसद कहानी है। इसमें अनाथ सोनू को विधुर सुनील गोद ले लेता है, ये भी अच्छी कहानी है। पीतल के थाल है। बेटों को जीते जी माँ मकान दे देती है और बाद में वही जो होता है कि वह सुन लेती है कि बच्चों का क्या मकसद था, पछताती है और रात में ही स्वर्ग धाम को चली जाती है। इसीलिए कहते हैं जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखें, भावनाओं में बहने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब बात करते हैं अगली कहानी की, बम बम बोले महिला सन्यासी। इसमें बताया कि बनारस में बहुत सारे घाट हैं, खूब सन्यासी रहते हैं, महिलाएं भी सन्यासी हैं। बनारस की बेटी थी लेकिन वह कुरूप थी, कुछ कुछ पुरुष जैसी थी। उसकी सौतेली माँ ने जीना हराम कर रखा था, इसीलिए वो भाग जाती है और महिला सन्यासी बन जाती है। तो दोस्तों परिस्थितियाँ जाने क्या क्या कराती हैं। ये दुनिया है, जैसा हमें मिलता है लगता है कि हम परिस्थितियों के दास हैं, हमें वैसा जीवन जीना पड़ता है। मन में ठहरा समय है, ये बड़ी अच्छी कहानी है। दुर्घटना में पति पुत्र को खो बैठती है एक स्त्री, मानसिक संतुलन भी खो देती है। वो भतीजे को पुत्र मान बैठती है और भाभी भी और भतीजा भी दोनों ही साथ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती माँ जी तब तक ये मुझे ही बेटा मांगती रहे, कोई हर्ष नहीं। पिघलता हिमखंड। इसमें बताया कि सास ने कभी भी बहू की तारीफ नहीं की थी, लेकिन बहू तो चंचल है, प्यार करती है, सेवा करती है सास की। पर एक समय में सास को भी एहसास हो जाता है कि उसने अपनी बहू के साथ बहुत गलत किया और वो क्षमा मांगती है और बहुत प्यार करती है, अपनी बहू को गले लगाती है। ऐसी अनाम रिश्ते कहानी बड़ी सुंदर कहानी है। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर स्वयं भी अनाथ होता है। उसे ड्यूटी दी जाती है कि जो बुजुर्ग हैं उनका लेखा जोखा रखिए कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है जो अकेले रह रहे हैं, और वह जाता है। और ऐसे ही उसे मिलते हैं एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं और झांकते तक नहीं, और उससे एक अनमोल एक अनाम रिश्ता बन जाता है। और वह बाद में अंत में हंसते हुए कहता है कि चलो आप ही मुझे गोद ले लो। ऐसे ही हंसता है तो वो कहते हैं क्यों ना हम तुम्हें गोद ले लेते हैं। अगर तो इस तरह से वो मतलब एक अनाम रिश्ता पुत्र का बन जाता है। कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है, खून अपना सफ़ेद हो जाता है तो कुछ अनजान लोग खून से भी ज़्यादा, रक्त से भी ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, दिल में उतर जाते हैं कुछ लोग। और एक कहानी है गुमशुदा चप्पल, बड़ी हल्की छोटी हल्की फुल्की हास्य कहानी है। उम्र का आईना कहानी है। इसमें बताया कि बच्चे अपनी सहूलियत के हिसाब से माँ बाप की उम्र घटाते बढ़ाते। कभी कह देंगे अरे आप इतने चटक रंग क्यों पहन रहे हो, आप तो बूढ़े हो गए हो, अपनी उम्र का ख्याल नहीं। और कभी कहते हैं अरे अभी तो आप जवान हो, आप इसको उठा लीजिए, ये काम कर दीजिए, ये काम कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों का स्वार्थ दिखाया है। अनचाहा फर्ज है कि बेटियां संपत्ति में तो हिस्सा ले जाती हैं, हाँ, लेकिन बीमार माँ की सेवा करनी हो, उसको समय देना हो, उसके लिए पैसा खर्च करना हो तो नहीं करती। तो माँ भी समझ जाती है कि ये तो गलत है। बेटियों को संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो जिम्मेदारी भी तो उनको उठानी चाहिए ना माँ बाप की। ऐसे एक कहानी है चिरौरी। इसमें माँ ही लाड करती है, ना बहू लाड लड़ाती है ना बेटा। बुजुर्ग माँ वो भी अपनी माँ को याद करती है।
और काली जुबान कहानी अधूरी प्रेम कहानी है। एक मिले सुर मेरा तुम्हारा ये कहानी बताई है कि बचकर रहना चाहिए लंपट जो कुंवारे युवक हैं, क्योंकि वे भाभी भाभी कहकर जाल में फंसाने का काम करते हैं। और जहरीली सांसें, खानों में हीरे खोजने वाले लोगों को सांसों की जो बीमारियां लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा काम उनको नहीं मिलता, मजबूर हैं वे ये काम करने को। महकती जूही है, बीमार पत्नी की मृत्यु के बाद उसका पति दूसरा विवाह कर लेता है, तो जिसकी मृत्यु होती है उसकी सखी को बहुत हैरानी होती है कि 6 महीने भी नहीं रुका ये आदमी। पर वो आदमी उसे बताता है कि वह मेरी पत्नी ही बोल के गई थी कि मेरे मृत्यु के बाद तुम शादी कर लेना। दोस्ती के नए रंग है, ये कहानी भी अच्छी है कि कृष्ण भक्ति का बहुत लोग ढोंग करते हैं, ईश्वर भक्त बहुत दिखावा करते हैं। इसमें यही बताया है कि व्यक्ति घर में कृष्ण का भजन करता है, एक पार्टी रखता है, एक भजन संध्या रखता है, खुद भी भजन गाता है, लेकिन जब उसका पुराना मित्र बिन बुलाया आ जाता है क्योंकि वह गरीब है तो उसको धुतकार देता है। और बातें करते हैं ये लोग, व्याख्यान देते हैं कृष्ण सुदामा की मित्रता की। दोस्तों मुझे लगता है कि ये जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करते हैं कि हम धर्म 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 धर्म, लेकिन दरअसल ये लोग जितने धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं उनको कभी अपने जीवन में नहीं उतारते। दोस्तों मुझे लगता है कि ये सब ढोंग है, बेकार की बातें। होना तो ये चाहिए कि जितना हम पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में उतारें ना। कृष्ण सुदामा को पढ़ते हैं तो क्यों नहीं हम गरीब जो हमारे मित्र हैं उनकी मदद करते। ऐसे ही शायद ये दुनिया ऐसी ही है। अब बात करते हैं अगली कहानी, यादों की परछाई। इसमें बीमार पत्नी होती है, पड़ोसन उसको उसके घर आती है, उसको बहुत सेवा करती है, लेकिन कब पड़ोसन उसके पति के साथ प्रेम जाल में फंस जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों मुझे लगता है कि थोड़ा सावधान रहना चाहिए। छोटे घर की लड़की में बताया है कि सास जो है बहू और बेटी में भेद करती है, छुपा छुपा कर बेटी को देती है, जबकि उसकी भाभी उसको जब जाने लगती है ननद तो उसको उपहार देती है अपनी अपनी प्रिय सोने की जो बालियां होती हैं, सोने का गहना होते हैं, वो अपनी ननद को उपहार देती है। तो उसे बहुत दुख लगता है ननद को कि देखो मेरी माँ कैसे हम दोनों में भेद करती है। वक्त का मरहम अधूरी प्रेम कहानी है। प्रेमिका से मिलता है और उसे अफसोस भी होता है कि कैसे उनकी शादी नहीं हो पाई। तो प्रेमिका कहती चलो अब हम मिलेंगे, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसको अपनी पत्नी से भरपूर प्रेम मिला और वो बेवफाई नहीं करता। और अपना घर कहानी है। इसमें एक स्त्री जो है पति के मरने के बाद ना उसका मायके में रहती है, ससुराल उसकी सास निकाल देती है, अपने उसके बच्चों को पास में रखती है, पर अंत में जो उसका पुत्र है उसको घर लिवा लाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, रोचक कहानी। तो और अंतिम कहानी ममता की जीत में भी बड़ा अच्छा बताया है कि पति की मृत्यु हो जाती है। 34 वर्षीय जो स्त्री है, 4 बच्चे हैं, सभी रिश्तेदार आते हैं। कोई कहता है मैं इस बच्चे को गोद ले लूँगा, मैं इसको ले जाऊँगा, मैं इसको ले जाऊँगा, लेकिन सबके अपने स्वार्थ हैं। चारों बच्चे बेचारे अपनी माँ को ऐसे निरीन निगाहों से देखते हैं कि माँ हमें मत बांटो, और माँ भी उन्हें भींच लेती है कि नहीं मैं पालन पोषण कर लूँगी चारों बच्चों का। अच्छी कहानी है कि स्त्री में ताकत है। ममता जो है, मुझे लगता है सबसे शक्तिशाली तत्व है ममता। और अब बात करते हैं, इसमें 2 लघु कथाएं हैं, इन्होंने इसको कहानी का नाम दिया है उच्च विचार और कुशल क्षेम। मैं उमंग जी से कहना चाहूँगी इनकी कहानियों के कथानक बहुत छोटे छोटे हैं, विस्तार की बहुत गुंजाइश थी इन कहानियों में, क्योंकि इनके कथानक बहुत सशक्त हैं और आज के समाज को परिलक्षित करते हैं। तो मैं इनसे आग्रह करूँगी अगली बार जब भी वे कलम उठाएं तो थोड़ी विस्तार से कहानी लिखें, क्योंकि कहानी विस्तार मांगती है। और अब मैं बात करूँगी अशुद्धियों की। तो उमंग जी प्लीज़ ज़रा ये जो अशुद्धियाँ हैं इन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैंने लिख दी है यहाँ पर। परछाइयाँ में बाहर तो ठीक लिखा है, लेकिन अंदर परछाइयाँ में ई में बड़ी की मात्रा लिखा है, गलत है। जब भी बहुवचन होता है तो वो उसको छोटी ऊ की मात्रा या छोटी ई की मात्रा आ जाती है, ये आप ध्यान रखिए। ऐसे ही बात करते हैं, मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगी, एक और निवेदन की रोमन लिपि का प्रयोग कृपा ना करें, देवनागरी लिपि को अपनाएं, क्योंकि हम हिंदी में लिख रहे हैं। जैसे 32 पेज पर एनजीओ इंग्लिश में लिखा है, 36 पर चिप्स इंग्लिश में लिखा है, यानी रोमन लिपि में लिखा गया है। 60 पर फिजियोथेरेपी, ये भी रोमन में लिखा गया है।
61 पर CCTV, 99 पर DAV और 100 पृष्ठ नंबर पर BSc। इन सबको कृपया आप देवनागरी लिपि में लिखें तो बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कुछ और गलतियों की। 44 पृष्ठ पर सन्यासी में स के ऊपर बिंदु नहीं लगाया। 66 में दवाइयाँ में ई में बड़ी की मात्रा लगाई है। 67 नंबर पर स्थिति में गलत लिखा है और 70 पर भाइयों में ई बड़ी लगाई है। 85 में पुरुष में र में बड़ा ऊ लगाया है, जबकि पुरुष में र में छोटा ऊ लगता है। 110 पृष्ठ पर आंसुओं में बड़ा ऊ लगाया है स में, और 111 पर फिर से स्थिति गलत लिखा गया है, और 53 नंबर पर भी अच्छाइयाँ में बड़ी ई लगाई है, बड़ी की मात्रा। तो मित्रों, ये थी इस पुस्तक के बारे में चर्चा। मुझे उम्मीद है आपको इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगेंगी, रुचिकर लगेंगी, पढ़ने में आनंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दरअसल ये जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं और हमें गलतियां करने से बचाती हैं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। शुक्रिया।